वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता। इस पर डिस्कशन से पहले थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स पर और डिस्कस कर लिया जाए। बच्चों के मन में ये रहता है कि ये बहुत ही टफ टॉपिक है, आखिर प्रोबेबिलिटी है क्या, इसका यूज क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं हमें उन्हीं पर फोकस करना है और इसमें डीप में नहीं जाना है, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड में थोड़ा सा हम क्लियर कर लें कि हमें वो प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़नी है जो हम लोग ग्रेजुएशन में या इंटर लेवल पे पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन नॉलेज को थोड़ा सा हम लोग बस ऊपर ही ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब हम अगर आपसे बात करें व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या है। प्रायिकता क्या है? प्रायिकता का मतलब चांस ऑफ इवेंट। चांस ऑफ इवेंट का मतलब क्या है? अगर ऐसे ही समझ लो कि जो पहले के जमाने में आज भी गैम्बलिंग होती है, जो गैम्बलर हुआ करते थे, तो जब वो कार्ड्स खेलते थे और कार्ड्स में जब हार जाते थे तो हारने के बाद में उसमें प्रायिकता लगाते थे, प्रोबेबिलिटी लगाते थे कि हमारे जीतने की कितनी संभावना है, जीतने के कितने चांस हैं। मतलब घटनाओं में जब चांस की बात आ जाती है तो वहीं पे प्रोबेबिलिटी आती है। अब देखो, जैसे कि मैंने कोई एग्जाम दिया और एग्जाम के बारे में हम लोग सोचने लगते हैं कि हम एग्जाम में पास होंगे कि नहीं होंगे। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। हम लोग एज्यूम करते हैं, सोचने लगते हैं कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, बारिश हो भी सकती, बारिश नहीं भी हो सकती। ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रायिकता है। तो दुनिया के बहुत सारे इवेंट या हम कहें सारे इवेंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं। लेकिन जरूरत क्या है यहां पे? कुछ इवेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी डेफिनेट होती है। जैसे मैंने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब की ओर निकलता है। अब इस इवेंट पर चाहे कितने भी एक्सपेरिमेंट कर लिए जाएं, इस इवेंट का होना निश्चित है कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही निकलेगा। कभी भी एक्सपेरिमेंट, जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स में कभी भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ऐसे इवेंट की जब हमें मालूम है कि ये डेफिनेट इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वन। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है वन से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। जिस घटना का होना निश्चित है उस घटना की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होगी। अब इसके अपोजिट जरा हम बात कर लें। कुछ ऐसी घटनाएं हैं, चाहे उस पर हम कितने भी एक्सपेरिमेंट कर लें, वो कभी भी उनका रिजल्ट निश्चित नहीं होगा, इनडेफिनिट होगा, कभी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही नहीं। जैसे हमने कहा, द सन राइजेज इन द वेस्ट। अगर मान लो हम प्रतिदिन पश्चिम दिशा में खड़े होकर के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आज सूर्य इस दिशा से निकलेगा, तो हम इसमें कभी भी सक्सेस नहीं होंगे क्योंकि हम जानते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इस प्रकार के इवेंट इनडेफिनिट होते हैं और ऐसे इवेंट की प्रायिकता 0 होती है। तो फिर किस बात के लिए प्रोबेबिलिटी? हम जानते हैं कि जब ऐसे इवेंट, कुछ इवेंट ऐसे हैं जैसे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल अगर मिला दिया जाए तो हम जानते हैं कि वाटर बनेगा। जब इसके बारे में हम जानते हैं, इस पर चाहे हम कितने भी एक्सपेरिमेंट कर लें, रिजल्ट हमेशा वाटर ही मिलेगा। और जब रिजल्ट एक जैसा मिलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। तो फिर किस बात की प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इसलिए सॉल्व करते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट के साथ साथ अगर रिजल्ट में चेंजेस हो रहे हैं तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी की बात की जाती है। जैसे आज मान लिया जाए कि 2014 में हमने कोई एग्जाम में पार्टिसिपेट किया और ये मेरा इवेंट है, इस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो हो सकता है हम इसमें पास हो जाएं। और अगले साल इसी इवेंट यानी कि फिर से एक एग्जाम में हम पार्टिसिपेट करें तो हो सकता है हम एग्जाम में पास ना हो। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होते हैं और रिजल्ट्स में भी क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। प्रोबेबिलिटी इसके लिए हम निकालते हैं। कहने का मतलब क्या है? जो डेफिनिट है वो डेफिनिट है, जो इनडेफिनिट है वो इनडेफिनिट है।
हम प्रायिकता किस बात के लिए सॉल्व करते हैं कि एक्सपेरिमेंट के साथ हमारे अगर रिजल्ट में चेंजेस होंगे, प्रायिकता उस बात के लिए निकालते हैं। जैसे प्लेइंग कार्ड्स आपने देखे होंगे, उनको अगर सफल किया जाए, उसमें से 1 कार्ड निकाला जाए, एक पत्ता निकाला जाए और मान लिया जाए कि वह एक इक्का है, हुकुम का एस है। बात समझ में आ रही है? एस है, इक्का है, और उसको फिर रख दिया जाए और फिर सफल किया जाए, फिर से एक कार्ड निकाला जाए। कोई जरूरी नहीं है कि इक्का ही निकले, हो सकता है जैक हो सकता है क्वीन हो सकता है किंग हो। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, रिजल्ट्स में चेंजेस भी आ रहे हैं। यहां पे डेफिनेट नहीं है कि हो भी सकता है, जहां पे चांस की बात आए, जहां पे निश्चित ना हो घटनाओं का, वहां पे हम प्रायिकता की बात करते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। और इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है। हम लोग बिल्कुल ही उन्हीं पॉइंट पर फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम में आती हैं। तो प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी को आगे बढ़ाते हैं सिंपल लैंग्वेज में। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। ये सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल पॉइंट को हम लोग कहते हैं, अपने ही शब्दों में कह लें, फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट क्या होंगे बाद में बताएंगे। सैंपल स्पेस का मतलब है किसी भी घटना में, किसी भी घटना की ऑल पॉसिबिलिटीज, किसी भी घटना की ऑल पॉसिबिलिटीज, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो प्रायिकता को अगर हम लोग सीधे शब्दों में कहें तो हम लोग कह सकते हैं द सेट ऑफ, प्रायिकता के बारे में सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस के बारे में अगर चर्चा की जाए तो डेफिनेशन में हम कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। कहने का मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो टोटल आउटकम्स होते हैं, पॉसिबिलिटीज होती हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज होती हैं, उन्हें हम सैंपल स्पेस का मतलब समस्त उसकी जो घटनाएं कह लो या आउटकम कह लो, उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। अभी इसको हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। और आगे लिखा एवरी आउटकम्स, आउटकम्स का मतलब एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। यानी कि जो सैंपल स्पेस का प्रत्येक अवयव है, एलिमेंट है, सैंपल स्पेस का जो ईच एलिमेंट है, उसे हम सैंपल पॉइंट कहते हैं। और दूसरे शब्दों में इसको हम लोग फेवरेबल इवेंट भी कहते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। और दूसरी बात कि जब कोई घटना निश्चित होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है। जो घटना निश्चित नहीं है उसका मान 0 होता है, 0 होता है। ओके, तो अब हम लोग सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए जरा जल्दी से सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे ही सोचो, एक सिक्का उछाला गया, शोले पिक्चर वाला नहीं, शोले मूवी आई थी, अमिताभ बच्चन के पास में बायस्ड कॉइन था। हम कैसा इवेंट होना चाहिए? एक्सपेरिमेंट अनबायस्ड होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए। चीटिंग वाला सिक्का नहीं हम बात कर रहे हैं। शोले में अमिताभ बच्चन के पास में एक चीटिंग वाला सिक्का था। अगर एक अनबायस्ड कॉइन को थ्रो किया जाए तो क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट, अगर हम सिक्के को उछाला तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या क्या आएंगे। टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है। यानी कि एक सिक्के को उछालने पर टोटल जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कितनी आ रही हैं? 2 आ रही हैं, 2 आ रही हैं। तो हम इन दोनों को क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज। एक जो एक्सपेरिमेंट किया गया, कौन सा एक्सपेरिमेंट? एक कॉइन को उछाला गया। कॉइन को उछालने पर समस्त जो घटनाएं हो रही हैं, यानी कि एक हेड आ रहा है और एक टेल आ रहा है, तो इन समस्त घटनाओं को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। ओके, अब जरा देखते हैं, अगर एक कॉइन को उछालते हैं तो क्या क्या आएगा? या हेड आएगा, और हेड के साथ साथ में क्या आएगा? टेल आएगा। यानी कि एक कॉइन की टोटल पॉसिबिलिटीज हुई। तो इन टोटल पॉसिबिलिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। इसको हम लोग शॉर्टकट में नोट कर रहे हैं। एसएस का मतलब सैंपल स्पेस। अपने शब्दों में कहिएगा ऑल पॉसिबिलिटीज, सभी संभावनाएं, सभी संभव रिजल्ट्स भी हम कह सकते हैं, उसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो ये टोटल पॉसिबिलिटी सैंपल स्पेस है, इनका ईच एलिमेंट, ये हर एक एलिमेंट क्या कहलाता है? सैंपल पॉइंट।
सैंपल पॉइंट ये भी है, सैंपल पॉइंट ये भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये हेड और टेल आपके क्या कहलाएंगे, सैंपल पॉइंट। इनको फेवरेबल इवेंट भी कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कौन सा फेवरेबल इवेंट लिया जाए। अगर प्रश्न में हेड की बात करेंगे तो फेवरेबल इवेंट हेड होगा, प्रश्न में टेल की बात करेंगे तो फेवरेबल इवेंट टेल होगा। और आगे जरा देखते हैं, अगर दो सिक्के उछाले जाएं, एक साथ उछाले जाएं, तब ऑल पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी। 2 कॉइन्स में दोनों सिक्कों में क्या आएगा, या पहले में भी हेड आ सकता है, दूसरे में भी हेड आ सकता है, पहले में टेल आ सकता है, दूसरे में भी टेल आ सकता है। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पहले में हेड आए और दूसरे में टेल आए। और क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, चौथी पॉसिबिलिटीज होगी पहले में टेल आए और दूसरे में क्या आए, हेड आए। बात समझ में आ रही, यानी कि जब 2 कॉइन्स को थ्रो किया जा रहा है तो उसकी ऑल पॉसिबिलिटीज अर्थात सैंपल स्पेस कितने निकल के आ रहे हैं, 4 निकल के आ रहे हैं। मान लिया जाए एक डाइस को थ्रो किया जा रहा है, पांसा जो लूडो वाला होता है, पांसे को थ्रो किया जा रहा है, तो बताओ कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। नो, क्योंकि एक पांसे में मैक्सिमम कितने होते हैं, 6 डिजिट। 1 2 3 4 5। अगर जब एक पांसे को, एक डाइस को थ्रो करेंगे तो उसकी टोटल जो पॉसिबिलिटीज होंगी, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, यानी कि एक पांसे के लिए टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे, 6 एक डाइस के लिए। और 2 कॉइन्स को जब एक साथ थ्रो किया जाए उसके टोटल कितने सैंपल स्पेस होंगे, ऑल पॉसिबिलिटीज, तो आप कहिएगा 4। तो ये सारे टोटल 2 कॉइन्स के लिए ये सैंपल स्पेस हैं, 1 डाइस के लिए ये सैंपल स्पेस हैं, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। और इन सैंपल स्पेस का ईच एलिमेंट, ये सारे एक एक जो अवयव आपको नजर आ रहे हैं डाइस के लिए, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल तो पॉसिबिलिटीज हो गई सैंपल स्पेस, लेकिन इनका हर एक अवयव अपने आप में क्या कहलाता है, सैंपल पॉइंट। इसको हम लोग फेवरेबल इवेंट कहते हैं। जिस फेवरेबल इवेंट की जरूरत होगी उनको कैच कर लेंगे और वही हमारे सैंपल पॉइंट होंगे, लेकिन हर एक इवेंट सैंपल पॉइंट कहलाता है। ओके, और आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए, टफ नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे सैंपल स्पेस फॉर कॉइन्स। सिक्के के अगर सैंपल स्पेस यानी कि समस्त घटनाएं निकालनी हो तो आपने देखा होगा, एक सिक्के को उछाला गया, उसकी सैंपल स्पेस कितने आए, 2 कॉइन्स को एक साथ थ्रो किया, उसके सैंपल स्पेस कितने आए, 4। लेकिन ये तो काउंटिंग थी, लेकिन जैसे जैसे अगर कॉइन्स बढ़ते जाएंगे सैंपल स्पेस को काउंट करना आसान नहीं होगा। तो इसके लिए एक तरीका है, वो भी नोट कर लीजिए। सबसे आसान है, अगर 1 कॉइन को थ्रो किया जाए, एक सिक्के को उछाला जाए, तो उसके टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी सैंपल स्पेस 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। अगर 2 कॉइन्स को एक साथ थ्रो किया जाएगा तो उसकी टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही 3 कॉइन्स को एक साथ थ्रो किया जाए तो उनकी टोटल पॉसिबिलिटीज अर्थात सैंपल स्पेस होंगे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अगर n कॉइन को थ्रो किया जाए, n सिक्कों को थ्रो किया जाए, n का मतलब कोई भी वैल्यू हो, n कॉइन को थ्रो किया जाए तो उनकी ऑल पॉसिबिलिटीज होंगी 2 की पावर n, यानी कि जितने कॉइन एक साथ थ्रो किए जा रहे हैं 2 की पावर के साथ में उनको अटैच कर दीजिए। ये सारे आपके कहलाते हैं सैंपल स्पेस फॉर कॉइन्स। नोट कर लिया। और चूंकि प्रोबेबिलिटी होती किसके बराबर है, सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ऑल पॉसिबिलिटीज और सैंपल पॉइंट को हम लोग फेवरेबल इवेंट कहते हैं। वो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में किसके लिए फेवरेबल इवेंट की बात की जा रही है उसके लिए हम सैंपल पॉइंट काउंट करेंगे। यहां से और आगे बढ़िए। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता के कुछ विशिष्ट गुण या कह सकते हैं एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, जी इनके बारे में हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, कुछ ऐसे इवेंट जिनका होना अनिश्चित है। जैसे हमने कहा था द सन राइजेज इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम की ओर निकलता है, तो इस इवेंट पर चाहे हम कितने भी एक्सपेरिमेंट करें उनका रिजल्ट कैसा आएगा, शून्य। तो ये अनिश्चित घटना है, निश्चित नहीं है, डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0, ऐसी घटनाओं की। दूसरा देखिए,
ऐसे इवेंट जिनका होना निश्चित है, ऐसे हमने डिनोट किया है, आप किसी से भी नोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डेफिनेट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेफिनेट इवेंट इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिला दिया जाए तो ऑलवेज वाटर मिलेगा, चाहे हम कितना भी एक्सपेरिमेंट कर लें इस इवेंट पर ऑलवेज वाटर ही मिलेगा। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। और जब प्रोबेबिलिटी की बात की जाती है एक्चुअल में, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में फाइंड करते हैं, यानी कि ऐसी घटनाएं जिनमें एक्सपेरिमेंट के साथ साथ रिजल्ट्स में चेंजेस आए, उनके लिए प्रायिकता निकालते हैं। तो प्रायिकता ऑलवेज किसके बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में, या तो 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 के भी बराबर हो सकती है, या 0 और 1 के बीच में भी हो सकती है, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। अगर प्रायिकता 1 के बराबर कोई भी संपूर्ण दुनिया में समस्त घटनाओं में, अगर हम समस्त घटनाओं की प्रायिकता अगर एक साथ जोड़ दें, कोई भी ऐसा इवेंट, उसके जितने भी प्रकार से उसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उन पॉसिबिलिटीज का सम ऑलवेज कितना होगा, 1। याद रखिएगा। इनको और हम लोग डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग बंधे हुए हैं, चूंकि ज्यादा एग्जाम में आपके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधा सीधा हम पॉइंट पे बात करेंगे। और आगे बढ़ते हैं जरा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट। इसका मतलब क्या है, बार लगा दिया तो नॉट हैपनिंग इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब है किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी भी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। मतलब क्या है, जैसे हमने कहा किसी एग्जाम में पास होने की प्रायिकता प्लस उसी एग्जाम में पास ना होने की प्रायिकता का योग कितना होगा, 1 होगा। बात समझ में आ रही है। मान लिया जाए अगर हम आज ही की बात कर लें, आज बारिश होने की संभावना प्लस आज बारिश ना होने की संभावना का जो योग होगा, प्रोबेबिलिटी होगी, वो कितनी होगी, 1 होगी। कहने मतलब किसी भी घटना का होना प्लस उसी घटना का ना होने की प्रायिकता का योग सदैव कितना होगा, 1 होगा। अगर कभी जरूरत पड़ी तो इसका भी हम लोग यूज करेंगे। और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। आपके एग्जाम में 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होंगे उनकी भी बात करेंगे। क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सिक्कों पे आधारित क्वेश्चन आते हैं, सिक्कों से संबंधित, सिक्कों के साथ साथ में डाइस जो पासे होते हैं लूडो वाले, उससे भी संबंधित कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, और कभी कभी कार्ड्स से रिलेटेड। इसीलिए हम कहते हैं जरा कार्ड्स का स्ट्रक्चर आप लोग प्लीज पढ़ के जरूर आइए। ताश के पत्ते जो होते हैं कितने होते हैं, कितने रेड कलर के होते हैं, कितने ब्लैक कलर के होते हैं, जरूर खेलिए, मम्मी डांटेंगी तो क्या हुआ, बस उतना ही काम करना है। बस इसको आप स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लीजिए। कितने कार्ड्स होते हैं, जोकर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कितने कार्ड्स होते हैं, ब्लैक कलर के कितने कार्ड होते हैं, रेड कलर के कितने होते हैं, ब्लैक में कौन कौन से होते हैं, रेड में कौन कौन से होते हैं, ऑनर कार्ड कौन से होते हैं, फेस कार्ड कौन से होते हैं, ऑर्डिनरी कार्ड कौन से होते हैं, इन सब बातों का आप लोग पहले से जरा तैयारी के साथ आइएगा। जब भी आगे आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर लेक्चर मिले तो पहले से हम कार्ड के स्ट्रक्चर को पढ़ के आएंगे। ओके, कार्ड के बाद में आता है बॉल्स या मार्बल्स। इसका मतलब क्या है कि एक बैग में कुछ ब्लैक कलर, कुछ ग्रीन कलर, कुछ रेड कलर, इस प्रकार की बॉल्स रखी हुई हैं। रैंडमली कुछ बॉल पिक की जाती हैं और प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के साथ में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 90% क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बॉल्स या मार्बल। रैंडमली पिक किया गया तो आप लोग सबसे ज्यादा इस पर फोकस करिएगा। बाकी तो पढ़ना तो सारा है, इस पर भी हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और सारी कंडीशन को उसी के साथ में कैसी कैसी कंडीशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, क्वाइंस की। तो आइए जरा क्वाइंस को स्टार्ट करते हैं। आसान है, टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो क्वाइंस को शुरू करने से पहले क्वाइंस के बारे में आप लोग जान ही चुके हैं। सैंपल स्पेस कैसे निकाला जाता है। सैंपल स्पेस का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि एक किसी भी घटना में जो समस्त घटनाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। ओके, अगर मान लिया जाए 4 क्वाइंस को उछाला जाए एक साथ तो बताओ सैंपल स्पेस कितने होंगे, तो आप कहिएगा 2 की पावर 4।
अगर 2 कॉइन्स उछाले जा रहे हैं तो आप कहिएगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। ओके, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कॉइन्स से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे और क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार मेरे साथ और रिवाइज कर लिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होते हैं? उस इवेंट की ऑल पॉसिबिलिटीज। सैंपल पॉइंट क्या है? सैंपल स्पेस का जो ईच इवेंट है, एवरी इवेंट या प्रत्येक अवयव है, वो कहलाता है सैंपल पॉइंट, अर्थात फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट डिपेंड करेगा क्वेश्चन के नेचर पे, कौन सा इवेंट हमारा फेवरेबल है। वैसे तो सैंपल स्पेस का ईच एलिमेंट, प्रत्येक अवयव सैंपल पॉइंट कहलाता है, लेकिन सैंपल पॉइंट कौन सा सैंपल पॉइंट जो फेवरेबल होगा वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। याद रखिएगा यहां पर कोई भी केस बायस्ड नहीं होना चाहिए, चीटिंग वाला केस नहीं होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी हमेशा अनबायस्ड के लिए हम बात करते हैं। ओके, सिक्के भी अनबायस्ड हो, डायस भी अनबायस्ड हो। ओके, कोई चीटिंग का ना हो। तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ कॉइन्स। ये कह रहे हैं 2 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उन दोनों सिक्कों के ऊपर हेड आए। और प्रोबेबिलिटी के बारे में हम जानते हैं क्या प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले 2 कॉइन के सैंपल स्पेस निकालेंगे। तो सैंपल स्पेस फॉर 2 कॉइन आपको मालूम है, चाहे तो डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हैं 2 कॉइन के सैंपल स्पेस 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। लेकिन चूंकि 2 कॉइन है इसलिए हम भी चाहते हैं कि आप मेरे साथ निकाल के देखें। पहले में हेड, दूसरे में हेड, पहले में टेल, दूसरे में टेल, पहले में हेड, दूसरे में टेल, और पहले में टेल और दूसरे में हेड। ओके, तो हम पाते हैं कि सैंपल स्पेस आपके कितने हो गए? 4, और फार्मूले के थ्रू भी आप जानते हैं 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब यहां पे सैंपल पॉइंट क्या होगा? क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस होती है। सैंपल पॉइंट होगा फेवरेबल इवेंट, हेड ऑन बोथ कॉइन्स। अगर आप लोग देखें तो ये भी सैंपल पॉइंट है, ये भी सैंपल पॉइंट है, ये भी सैंपल पॉइंट है, ये भी सैंपल पॉइंट है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए फेवरेबल इवेंट कौन सा है, किस इवेंट को हमें कैच करना है, लेना है, वही हमारा सैंपल पॉइंट कहलाएगा। कौन सा इवेंट लेना है? हेड ऑन बोथ कॉइन्स। दोनों सिक्कों के ऊपर क्या आए? हेड आए। तो कितने इवेंट हैं जिनमें आपको दोनों में हेड नजर आ रहे हैं? केवल यही वाला एक इवेंट ऐसा है जिनमें हमें दोनों में हेड नजर आ रहे हैं। तो सैंपल पॉइंट कुल कितने हुए? 1। वैसे तो सैंपल पॉइंट ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन हमें किस सैंपल पॉइंट को लेना है? हमें उस सैंपल पॉइंट को लेना है जो फेवरेबल हो। फेवरेबल कौन सा इवेंट है? हेड ऑन बोथ कॉइन। हेड केवल एक ही उसमें आ रहा है इवेंट में, तो हम कह सकते हैं सैंपल पॉइंट आपका एक ही है, तो इट मींस ये 1। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। सैंपल पॉइंट आपका कितना है? 1, और सैंपल स्पेस आप जान रहे हैं 4, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/4। ओके, और आगे बढ़िए जरा, इसी को और आगे बढ़ाते हैं। इसी सेम क्वेश्चन यही है, और इसमें एक और कंडीशन हमने ऐड कर दी है। सेकंड कंडीशन की बात की जाए, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पार्ट 2 है नन हेड ऑन बोथ कॉइन्स। इसको जरा हमें समझना होगा। नन हेड ऑन बोथ कॉइन्स, इसका मतलब क्या है? 2 सिक्के या दो सिक्के उछाले जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए उन दोनों सिक्कों में अपर फेस पर एक भी हेड ना आए। प्रायिकता किस बात की ज्ञात करनी है? उन दोनों सिक्कों के अपर फेस पर कोई भी हेड ना आए। तो कोई भी हेड ना आए ये कहलाएगा फेवरेबल इवेंट, और फेवरेबल इवेंट वो सैंपल पॉइंट के रेफरेंस में होता है। तो हम इसको तो फेवरेबल इवेंट कहेंगे, लेकिन सबसे पहले सैंपल स्पेस बहुत जरूरी है। कोई भी घटना घटित हो उसकी ऑल पॉसिबिलिटीज पहले फाइंड करेंगे। ओके, तो आप लोग पहले भी निकाल चुके हैं, ऑल पॉसिबिलिटीज बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। कितने हैं? 2 कॉइन्स के रेफरेंस में 4, और
नन हेड ऑन बोथ क्वाइंस। अब देखो ये भी सैंपल पॉइंट है, इसमें दोनों में हेड है, इसलिए इसको फेवरेबल इवेंट नहीं कहेंगे। इसको अगर देखा जाए, इसकी बात हम बाद में करेंगे। इसमें देखो एक हेड है और एक टेल है, लेकिन ये क्या करें, नन हेड ऑन बोथ क्वाइंस, दोनों सिक्कों में कोई हेड नहीं होना चाहिए, जबकि एक हेड यहां पे है और इसमें भी एक हेड है। ये एक ऐसा फेवरेबल इवेंट है, फेवरेबल आपका सैंपल पॉइंट जो फेवरेबल इवेंट है, ये आपका कितना है, 1 है। केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जो फेवरेबल है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एक ही इवेंट है, तो सैंपल पॉइंट कौन सा होगा, टेल टेल। नन हेड, कोई भी हेड नहीं है इस एक्सपेरिमेंट में। जब दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया गया तो टेल टेल मान लो आ गया, तो सैंपल पॉइंट कितना हो गया, 1। सेम वही कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। सैंपल पॉइंट 1 है, सैंपल स्पेस कितने हैं, 4। पुट ऑल दीज वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4। ओके, और आगे बढ़ते हैं। एक और कंडीशन है, वही सेम है। अब थर्ड कंडीशन आ रही है, 1 हेड एंड 1 टेल ऑन बोथ क्वाइंस, यानी कि दो सिक्के जो उछाले जा रहे हैं, प्रायिकता इस बात की निकालनी है कि एक सिक्के पर हेड आए और दूसरे सिक्के पे टेल आए। ठीक है, यहां पे ये नहीं कहा जा रहा है पहले सिक्के पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, एक हेड आए दूसरा टेल आए। तो सैंपल, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, सैंपल स्पेस। जरा सैंपल स्पेस निकाल के देखिए। सैंपल स्पेस यानी कि समस्त घटनाएं, ये दो सिक्कों को उछालने पर ऑल पॉसिबिलिटीज कितनी आई है सर, 4 आई है। अब सैंपल पॉइंट कहां से निकालेंगे, क्योंकि ये फेवरेबल इवेंट है, 1 हेड एंड 1 टेल। कहां कहां पे मिलेगा, 1 हेड 1 टेल यहां मिल रहा है, 1 हेड 1 टेल यहां मिल रहा है। तो जो सैंपल पॉइंट आपके आएंगे वो कौन कौन से होंगे, हेड टेल और टेल हेड, दो इवेंट आपके मिलेंगे। सैंपल स्पेस से ही हमको सैंपल पॉइंट चूज करना है कि कौन कौन से आपके सैंपल पॉइंट हैं। तो सैंपल पॉइंट सर कितने हो गए, 2, और सैंपल पॉइंट आ गया, सैंपल स्पेस आ गया, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। देयरफॉर सैंपल पॉइंट 2 है एंड सैंपल स्पेस 4 है, इट मींस वैल्यू आएगी 1/2। ओके, क्वाइंस की ज्यादा आते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं जरा। फोर्थ कंडीशन, इस कंडीशन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting at least 1 head on both coins। दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कम से कम एक हेड आए, उन दोनों सिक्कों में कम से कम एक सिक्के के ऊपर हेड आए, कम से कम एक हेड आना चाहिए। कम से कम एक हेड का मतलब क्या है, एक हेड भी हो सकता है, दो भी हेड हो सकते हैं, तीनों तो हो नहीं सकते क्योंकि दो ही सिक्के उछाले गए हैं। ओके, तो सैंपल स्पेस तो आप लोग जानते हैं, 2 कॉइन के रेफरेंस में सैंपल स्पेस क्या होंगे। सैंपल स्पेस की अगर बात की जाए तो 2 कॉइन्स के रेफरेंस में सैंपल स्पेस होंगे 4। अब जरा सैंपल पॉइंट को अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग फेवरेबल देख लेते हैं, कौन कौन से इवेंट होंगे। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो, क्या ये फेवरेबल होगा, यस। कम से कम एक हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तीन तो होंगे नहीं क्योंकि दो ही सिक्के उछाले गए हैं, ये भी होगा। ये क्या इसमें कम से कम एक हेड है इस एलिमेंट में, नो, तो इसको हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे। इसमें क्या कम से कम एक हेड है, तो आप कहिएगा यस एक हेड है, और यहां भी कम से कम एक हेड है, इसमें भी एक हेड है। तो एक फेवरेबल इवेंट, दो फेवरेबल इवेंट, तीन फेवरेबल इवेंट। अर्थात फेवरेबल इवेंट किसे कहते हैं, सैंपल पॉइंट को। तो सैंपल पॉइंट आपके 3 निकलेंगे, हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड। और ये जो इस सैंपल पॉइंट कितने आ गए, 3, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। पुट ऑल दीज वैल्यू, सैंपल पॉइंट हो गया 3 और सैंपल स्पेस हो गया 4, तो हम कह सकते हैं कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 3/4, 3/4। लेकिन सर आपके एग्जाम में जब एटलीस्ट 1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना हो, किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना हो, एटलीस्ट 1 इवेंट की। अभी भी हमने जब कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा की थी, जब एटलीस्ट 1 की बात की थी कॉम्बिनेशन के रेफरेंस में, तो वहां भी टोटल कॉम्बिनेशन में से नन का केस को क्या किया गया था, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता था।
सेम उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी के केस में जब एटलीस्ट वन इवेंट का कोई केस आपके सामने नजर आए, चाहे एटलीस्ट वन हेड हो, चाहे एटलीस्ट वन फीमेल हो, चाहे एटलीस्ट वन मेल हो, व्हाटएवर, या एटलीस्ट वन रेड बॉल हो, एटलीस्ट वन ग्रीन बॉल हो, ऐसे कोई भी केस अगर आपके सामने आते हैं तो उस केस को हम लोग एक फार्मूले के थ्रू लगाएंगे। कॉम्बिनेशन में भी यही चीज सीखी थी और प्रोबेबिलिटी में यही चीज सीखेंगे। तो आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग, वैसे तो चूंकि 2 पॉइंट थे तो आसानी से निकल आया, लेकिन एटलीस्ट वन इवेंट को हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। अगर देखें इसी को तो एटलीस्ट वन का जब भी कोई केस आए तो एक फार्मूला है वो नोट कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इवेंट इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब क्या है, किसी भी घटना की कम से कम एक बार घटित होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है, क्योंकि प्रायिकता के केस में हमने बताया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी, 1 होगी। तो एक बार मेरे साथ और रिवाइज कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इवेंट इज इक्वल टू 1। ओके, अब इस घटना को इससे कैसे रिलेट कराओगे, इवेंट कौन सा है, हेड है यहां पे, तो आप इवेंट कौन सा है, हेड है, तो अपने हिसाब से फार्मूला बना लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन हेड। इवेंट कौन सा है, हेड है, और फार्मूला अपने आप बना लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन हेड इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड अगर निकालना हो तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ नन हेड को माइनस कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन हेड को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ओके, और आगे बढ़िए जरा, इसी में जरा हम लोग देख रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड हमने भी बताया था, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन हेड। जब भी एटलीस्ट वन का इवेंट आए प्रोबेबिलिटी के केस में, कॉम्बिनेशन में तो टोटल कॉम्बिनेशन माइनस नन था, लेकिन प्रोबेबिलिटी के केस में चूंकि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन हेड। एटलीस्ट का जब भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसी इवेंट में नन के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उसको 1 से क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। अब ये करें दो, अब इसको कुछ देर के लिए भूल जाइए, अब हम सीधा सीधा इस पर बात करेंगे। जब इसको निकाल लेंगे और 1 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर किसके लिए आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड के लिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नन हेड का मतलब, अब हमारा फेवरेबल इवेंट ये है, हमें निकालना तो इसके लिए, लेकिन हमें चूंकि इस इवेंट को 1 से माइनस करना है, लेकिन यही हमारा फेवरेबल है। नन हेड का मतलब क्या है, दो सिक्के जब एक साथ उछाले जाएं तो उनके अपर फेस पर कोई हेड ना हो, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, सैंपल पॉइंट कौन सा बनेगा, वो सैंपल पॉइंट लिया जाएगा जिनमें दोनों में क्या हो, टेल हो, कोई भी हेड ना हो, पहले में भी और दूसरे में भी ना हो, इसका मतलब बोथ क्या होंगे, टेल होंगे। तो इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे सर तो क्या आएगा, सैंपल स्पेस तो आपको मालूम है 2 पॉइंट्स पर कितने होंगे, 4 होंगे, लेकिन नन हेड के केस में अगर हम बात करें, नन हेड के केस में बात करें तो सैंपल पॉइंट आपके टेल लिए जाएंगे। क्यों लिए जाएंगे, नन हेड, कोई भी हेड ना हो, यानी कि ये भी नहीं लिया जाएगा, ये भी नहीं लिया जाएगा, ये भी नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टेल लिया जाएगा। तो सैंपल पॉइंट आपका कौन सा होगा, 1, क्योंकि नन हेड का मतलब होगा बोथ टेल्स। सैंपल पॉइंट भी आ गया, सैंपल स्पेस भी आ गया, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस, देयरफॉर 1 माइनस सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस, यानी कि 1/4 पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3/4। और 3/4 किसके लिए आया है, एटलीस्ट वन हेड के लिए। आपने देखा होगा हम लोगों ने पहले भी इसको इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू लगाया था, लेकिन यहां पर हमने फार्मूले के थ्रू लगाया है। तो ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग यूज करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो प्लीज इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए और समझ लीजिए। ओके,
तो ये बातें तो हो गई हैं क्वाइंस की। अब क्वाइंस में जरा एक बार हम लोग 3 क्वाइंस को भी उछाल के देख लेते हैं, थ्रो करके देख लेते हैं, वो भी टफ नहीं है। तो जरा आइए मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। एक केस 3 क्वाइंस का भी ले लेते हैं। 3 क्वाइंस आर टॉस्ड टुगेदर, 3 सिक्के एक साथ फेंके जाते हैं, थ्रो किए जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। ये क्या करे हैं, 3 सिक्के एक साथ थ्रो किए जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए उन सिक्कों के अपर फेस पर एग्जैक्टली 2 हेड आए। एग्जैक्टली कितने हेड आए, 2 हेड आए। अब हमारा फेवरेबल इवेंट कौन सा होगा, एग्जैक्टली 2 हेड्स। और ये जो फेवरेबल इवेंट्स हैं ये सैंपल पॉइंट कहलाते हैं। सैंपल पॉइंट हमें कहां से मिलेंगे, सैंपल स्पेस से। तो पहले जरा 3 क्वाइंस के सैंपल स्पेस, वैसे तो फार्मूला मालूम है, 3 क्वाइंस के लिए सैंपल स्पेस क्या होंगे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। लेकिन आइए जरा हम लोग भी निकाल के देख लें 3 क्वाइंस के केस में सैंपल स्पेस क्या क्या निकलेंगे। और आपके सामने 3 क्वाइंस के लिए सैंपल स्पेस 8 आएंगे। वही भी बताया था 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब देखो जरा, वैसे निकालना आसान है, टफ नहीं है। तीनों में हेड आए, ये भी हो सकता है। तीनों में टेल आए, ये तीनों में टेल की बात की जा रही, तीनों में टेल आए। पहले 2 में टेल आए, तीसरे में हेड आए। पहले में हेड आए, दोनों में बाकी में टेल आए। और क्या हो सकता है, पहले दोनों में हेड आए, तीसरे में टेल आए। इसी प्रकार पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड आए। डिफरेंट आपके जो सैंपल एलिमेंट होना चाहिए, कोई सेम नहीं होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट चेंज, रिजल्ट्स चेंज होते रहे। एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट किया गया, तीनों हेड आ गए। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, तीनों टेल आ गए। तीसरे के केस में ये आए, चौथे के केस में ये आए, 5वें के केस में इस प्रकार। मतलब एक्सपेरिमेंट के साथ रिजल्ट्स चेंज हो और उस एक्सपेरिमेंट में जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, आपकी सैंपल स्पेस, ऑल पॉसिबिलिटीज। ओके, तो आप लोग समझ चुके होंगे टेल हेड टेल और टेल हेड हेड, ये सारी जो आपके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आए हैं उनको ही हम ऑल पॉसिबिलिटीज कहते हैं। और इन्हीं ऑल पॉसिबिलिटीज का ईच एलिमेंट, ये भी आपका सैंपल पॉइंट, ये भी सैंपल पॉइंट, ये सारे ईच एलिमेंट सैंपल पॉइंट कहलाते हैं। मैंने बार बार बताया। लेकिन कौन सा सैंपल पॉइंट हमें लेना है, मेरे लिए कौन सा फेवरेबल है, मेरे लिए कौन सा फेवरेबल है, एग्जैक्टली 2 हेड आए। इसमें कितने हेड है, तीनों बेकार है। इसमें तीनों टेल है, ये भी बेकार है। इसमें 2 टेल है, बेकार है। इसमें 1 टेल 1 हेड है, बेकार है। हमें 2 हेड वाले चाहिए। तो इसमें भी देखो 2 हेड हैं, इसमें भी 1 हेड, 2 हेड मिल गए। और एक यहां पे तीसरे में भी देख रहे हैं 3 हेड हैं। अर्थात जो मेरे लिए फेवरेबल इवेंट अर्थात जो सैंपल पॉइंट है वो 3 है। इट मीन सैंपल पॉइंट की वैल्यू जो होगी वो कौन कौन सी होगी, जो अभी हमने बताया था। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई सर, 3। ओके, बस सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस आपके सामने है। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। तो सैंपल पॉइंट की वैल्यू 3 है और सैंपल स्पेस की वैल्यू कितनी है, 8 है। पुट कर दीजिए, पुट ऑल दीज वैल्यू। सैंपल पॉइंट आपके 3 और सैंपल स्पेस 8 है। तो हम कह सकते हैं जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे और उन तीनों सिक्कों में से किन्हीं में केवल 2 ही हेड आए, उसकी प्रायिकता कितनी है, 3/8। ओके, तो ये तो क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और आइए इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। आपके एग्जाम में अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे था डाइस, पासा। और पासे से आप लोग पहले से भी परिचित होंगे, सभी लोग लूडो खेलते होंगे। लूडो के केसेस क्या क्या होते होंगे जरा बताइए। लूडो को थ्रो किया जाए तो कौन कौन से पॉइंट आएंगे, तो आप कहिएगा सर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 और 6 भी आ सकते हैं। यानी कि एक डाइस की ऑल पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी सर, 6 होंगी। ओके, फेवरेबल क्या होगा, इट इज डिपेंड ऑन कंडीशन। ओके, तो आइए जरा हम लोग डाइस की बात करते हैं। और डाइस के सैंपल स्पेस, आपको एक डाइस के सैंपल स्पेस कितने हैं, 6। लेकिन जब एक से अधिक डाइस हो जाएंगे तो सैंपल स्पेस कैसे निकाले जाएंगे, तो डाइस से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे सैंपल स्पेस फॉर डाइस। सबसे पहले सैंपल स्पेस फॉर डाइस, क्वाइन में भी मालूम था, जब 1 क्वाइन को थ्रो किया था तो सैंपल स्पेस 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। जब डाइस की बात की जाएगी तो डाइस के केस में जो सैंपल स्पेस होंगे वो इस प्रकार होंगे। अगर 1 डाइस को थ्रो किया जाएगा तो 1 डाइस के लिए सैंपल स्पेस होंगे 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6।
1 डाइस के लिए सैंपल स्पेस क्या होंगे 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6। इसी प्रकार 2 डाइस को जब एक साथ थ्रो किया जाएगा, 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाएगा, फेंका जाएगा, सकनी मामा वाला नहीं, पासा होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। अनबायस्ड डाइस, जब 2 डाइस को जब थ्रो करोगे तो 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। इसी प्रकार जब 3 डाइस को एक साथ थ्रो करोगे तो 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 206। ये आपकी ऑल पॉसिबिलिटीज, अर्थात यही आपके सैंपल स्पेस हैं। 1 डाइस के लिए 6, 2 डाइस के लिए 36, 3 डाइस के लिए 260 और n डाइस के लिए क्या होंगे 6 की पावर n। अगर n पासे को एक साथ थ्रो किया जाए तो सैंपल स्पेस कितने होंगे 6 टू पावर n। ओके, तो आइए जरा डाइस से रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। टफ नहीं है, बहुत आसान है। 1 डाइस रोल्ड, एक पासे को रोल किया जाता है, फेंका जाता है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कम इवन नंबर इन फ्रंट फेस, यानी कि सम आने की प्रायिकता क्या होगी। जो फेस है मुख पर ऊपर की दिशा में इवन नंबर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। और प्रायिकता के बारे में आप लोग जानते ही हैं, क्या होता है सर, सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले एक डाइस के सैंपल स्पेस निकालिए, तो सैंपल स्पेस फॉर 1 डाइस, सैंपल स्पेस फॉर 1 डाइस क्या क्या होंगे, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी आ सकता है। तो एक पासे की समस्त घटनाएं जो ऑल पॉसिबिलिटीज होंगी वो 6 होंगी, उसी को सैंपल स्पेस कहती है, पहले भी हम बता चुके हैं। ईच एलिमेंट, आपका प्रत्येक अवयव क्या कहलाएगा, सैंपल पॉइंट कहलाएगा, सैंपल पॉइंट कहलाएगा। अब मेरे लिए कौन सा फेवरेबल है, इवन नंबर। इवन नंबर कौन, सम संख्या कौन कौन सी है, 2, 4 एंड 6। तो इवन नंबर कितने निकले, 3, 2, 4 एंड 6। तो सैंपल पॉइंट हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए। तो अब जब सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस आपको पता ही है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस, इट मींस 3/6। सैंपल पॉइंट 3 है और सैंपल स्पेस 6 है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 1/2। ये तो एक डाइस के थे। आप भी कोई क्वेश्चन बना लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं कि जो हमने बताया है कि यही क्वेश्चन हो, आप बना लीजिएगा ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 3, प्राइम नंबर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये सारी आपकी फेवरेबल में इवेंट में काउंट होंगी। ओके, और आगे बढ़िए। अब जरा हम लोग 2 डाइस की बात कर लें। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 पासे एक साथ थ्रो किए जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अ सम इज ग्रेटर देन 9 एट द फेस ऑफ द बोथ डाइस। ये कह रहे हैं 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए उन पासों के अपर फेस पर, ऊपर में जो अंक आ रहे हैं उन अंकों का योग 9 से अधिक हो। अ सम इज ग्रेटर देन 9, जो पासे के ऊपर अंक आ रहे हैं उन अंकों का योग 9 से अधिक हो, उस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और कितने पासे एक साथ थ्रो किए जा रहे हैं, 2। और प्रायिकता क्या कहती है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। समस्त घटनाएं, अब कितने पासों की समस्त घटनाएं, 2 डाइस की ऑल पॉसिबिलिटीज, सैंपल स्पेस। और अभी हमने बताया था डाइस के रेफरेंस में ऑल पॉसिबिलिटीज अर्थात सैंपल स्पेस क्या होती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं डाइस की जब बात की जाएगी तो 2 डाइस के लिए आपको सैंपल स्पेस मालूम है कितना होता है, 36। 2 डाइस के लिए कितना होता है सैंपल स्पेस, 36। लेकिन अब जरा समझ लो, पासे के ऊपर जो अंक आए उन अंकों का योग 10 से अधिक हो, योग 9 से अधिक हो, 9 से अधिक हो। अब 9 से अधिक योग कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो 10 हो सकता है। जब 2 पासे को, एक पासे में अंक कितने होते हैं, 6। अब चूंकि 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो मैक्सिमम सम कितना होगा, 12। मैक्सिमम कितना सम होगा, 12। तो चूंकि 9 से ग्रेटर हो तो सम 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। लेकिन सम
10 कैसे कैसे आ सकता है ये आपको सोचना, जरा ध्यान दीजिएगा। 10 सम 10 कैसे आएगा? यदि पहले डाइस में 6 आए, दूसरे में 4 आए, सम कितना हो गया? 10। दूसरे प्रकार से और भी आ सकता है, पहले में 4 आए और दूसरे डाइस में कितना आए? 6 आए, ये भी सम हो गया 10। और एक कंडीशन और बन सकती है, पहले में 5 आए और दूसरे में भी 5 आए, तो ये भी हो सकती है कंडीशन, इसका भी सम 10 है। यानी कि 10 आने के जो फेवरेबल हमारे पास एलिमेंट हैं, कितने प्रकार से 10 एक आ सकता है? तो आप कहिएगा 3 प्रकार से आ सकता है, ये हमारा फेवरेबल है। केवल कहा जाता अ सम इज 10, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम इज 10, तब सैंपल पॉइंट हमारा कितना होता? 3 होता। 10 कितने प्रकार से आता? 3 प्रकार से। लेकिन यहां पे बोला गया अ सम इज ग्रेटर देन 9, तो 9 के बाद में 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, तो 10 को भी कंसीडर करेंगे। 10 कितने प्रकार से आ सकता है? 11 को भी कंसीडर करेंगे, वो कितने प्रकार से आएगा? 12 को भी कंसीडर करेंगे, वो कितने प्रकार से आएगा? तो ग्रेटर देन 9 के लिए 10 भी होगा और 11 भी होगा। 11 कैसे आएगा? पहले में 6 आए, दूसरे में 5 आए, देखो सम 11 हो गया। पहले पासे में 6 और दूसरे में 5। इसी प्रकार पहले में 5 आए और दूसरे में 6 आए, पहले में 5 और दूसरे में 6 आए। और तो किसी प्रकार से सर आएगा नहीं। कई बच्चे कहते हैं सर पहले में 7 आ जाए। अरे सर, पासे में मैक्सिमम डिजिट कितनी होती है? 6, ये याद रखिएगा। कई बच्चे का आप सर पहले में 8 आ जाए, पहले में 3 आ जाए, दूसरे में 8 आ जाए, 8 होता ही नहीं है। मैक्सिमम डिजिट कितना होता है? 6, तो 6 से ऊपर नहीं बढ़ेंगे। तो 11 जो सम है वो केवल 2 प्रकार से आ सकता है। तो अभी तक फेवरेबल पॉइंट इवेंट हमें कितने मिल गए? 1 2 3 4 5, हमें फेवरेबल सैंपल पॉइंट अभी तक 5 मिल गए हैं। लेकिन अभी 10 और 11 के केस में अभी 12 को भी कंसीडर करना है। 12 सर का जो 12 आने का केवल एक ही केस होगा, पहले में भी 6 आए और दूसरे में भी 6 आए। और इनको अगर हम देखें, ये सारे जो सम है ग्रेटर देन 9 है, और हमें प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालना था? ग्रेटर देन 9 के लिए। ग्रेटर देन 9 में 10, 11 और 12। 10 3 प्रकार से आएगा, 11 2 प्रकार से आएगा और 12 1 प्रकार से आएगा। यानी कि हमारे पास जो फेवरेबल इवेंट हो गए हैं, फेवरेबल इवेंट हो गए हैं, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 मिला के 6, तो सैंपल पॉइंट हमारे हो जाएंगे टोटल 6। ये फेवरेबल इवेंट है। ओके, और 2 कॉइन्स के लिए जो सैंपल स्पेस होते हैं, ऑल पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 इज इक्वल टू कितनी हो गई? 36। और अब हमारे पास सैंपल पॉइंट भी हैं और सैंपल स्पेस भी हैं, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। सैंपल पॉइंट 6 है और सैंपल स्पेस 36 है। पुट ऑल दिस वैल्यू, 6 1 जा 6 6 जा 36, तो हमारा आंसर जो होगा, प्रोबेबिलिटी होगी, वो कितनी होगी? 1/6। सम के केस में अगर हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू एग्जाम में जाएंगे तो सर बहुत टाइम लगेगा, तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी था। आप इस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में नहीं जाएंगे। अगर 2 डाइस का केस हो और उसमें सम के केस में प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही हो कि दोनों पासों में सम इतना हो, दोनों पासों में सम 4 से डिविजिबल हो, दोनों पासों में जो सम हो वो लेस देन 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो, व्हाटएवर, ग्रेटर देन 6 हो, 7 हो, व्हाटएवर, कुछ भी पूछिए। ओके, हम आपको 2 डाइस के डिफरेंस में जब सम का केस पूछा जाए तो उसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है, ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। 10 का डायरेक्ट, जहां आपको सम 10 नजर आए डायरेक्ट आप लिखिएगा 3, 11 नजर आए तो 2 लिखिएगा, जहां 12 नजर आए तो 1 लिख दीजिएगा। ये बस उसके लिए आप एक चार्ट मेरे साथ बना लीजिए, और चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लर्न कर लीजिए। तो आइए जरा देखते हैं, डाइस में जब सम का केस होगा, एक तरफ सम लिख लीजिए और दूसरी तरफ नंबर ऑफ चांस लिख लीजिए। कैसे लिखोगे? अगर सम 2 या 12 है, 2 या 12 है, सम 2 हो या 12 हो, तो वो उसके जो चांसेस होंगे वो कितने होंगे? 1 होंगे। केवल उसके एक ही प्रकार से 2 आ सकता है और एक ही प्रकार से 12 आ सकता है। 2 कैसे आएगा? पहले डाइस में 1 आए और दूसरे डाइस में 1 आए, तभी तो सम 2 होगा। और 12 भी कैसे आ सकता है? एक ही प्रकार से, पहले में 6 हो और दूसरे में 6 हो, तो
वो भी एक ही प्रकार से आ सकता है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर लर्न करने का तरीका 3 और 11 में कितना होगा, 2 होगा, और 4 और 10 के लिए जब सम 4 होगा या 10 होगा तो वो 3 प्रकार से आएगा। जब सम 5 होगा या 9 हो तो 4 प्रकार से आ सकता है। जब सम 6 हो या 8 हो तो वो 5 प्रकार से आ सकता है, और जब सम केवल 7 होगा तो वो 6 प्रकार से आ सकता है। लर्न करने का तरीका क्या है, आप सम को इस तरीके से लिखिए मेरे साथ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सम को इस तरीके से लिख लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सम इधर हो गए। अब नंबर ऑफ चांस में शुरुआत से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये बात समझ में आ गई। सम, अगर ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर योग हमारा 10 है तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन में अभी जो हमने लगवाया था, सम अगर 10 था तो कितने बार आया था, 3 बार आया था। सम 11 था तो कितने प्रकार से आया था, 2 प्रकार से। सम जब 12 था तो कितने प्रकार से आया था, 1 प्रकार से। तो वो निकालने की जरूरत नहीं है। चार्ट अगर आपका तैयार होगा तो आप आसानी से फेवरेबल इवेंट अर्थात सैंपल पॉइंट निकाल सकते हैं। ये सैंपल पॉइंट के लिए आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। आसानी से सैंपल पॉइंट, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं, यहीं से आप लिख सकते हैं। सम अगर 3 होगा तो 2 प्रकार से, सम अगर 5 होगा तो 4 प्रकार से, अगर सम 9 भी होगा तब भी 4 प्रकार से आएगा। तो आइए जरा उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि, और हाँ एक बात याद रखिएगा, ये जो केस है केवल और केवल 2 डाइस पर ही अप्लीकेबल है, 2 पासे पे ही अप्लीकेबल है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन हमारा यही था, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम इज ग्रेटर देन 9 द फेस ऑफ द बोथ डाइस। जो योग हो दोनों पासों का अपर फेस पर वो 9 से अधिक हो। अब 9 से अधिक कौन कौन से होंगे सर, देखो 10 होगा योग, 11 होगा और 12 होगा। 10 कितनी बार आ रहा है, 3, 11 कितनी बार आएगा, 2, और 12 कितनी बार आएगा, 1। यानी कि सैंपल पॉइंट अब हमारे हो जाएंगे 1 + 2 + 3 = 6। और शायद आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी निकाला था, सैंपल पॉइंट कितने आए थे, 6 आए थे। और 2 डाइस के केस में सैंपल स्पेस आपको मालूम है कितने होते हैं, 36। तो आइए जरा इसका सोल्यूशन देखते हैं। और सोल्यूशन को अगर देखें, 10 आएगा 3 टाइम्स, यहां से भी देखो क्योंकि ग्रेटर देन 9 है, और 11 आएगा 2 टाइम, 2 बार आएगा, 2 प्रकार से आ सकता है, और 12 1 प्रकार से आ सकता है। तो सैंपल पॉइंट जो हमारे होंगे 3 + 2 + 1 = 6। और सैंपल स्पेस हम लोग जानते ही हैं, 2 डाइस के केस में 6 की पावर 2 = 36। तो सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस पता है, therefore probability is equal to sample point upon sample space is equal to 6 upon 36 is equal to 1/6। ओके, आइए केस यही रहेंगे, बस थोड़ी कंडीशन हम लोग चेंज कर देंगे। तो आइए सेकंड इसका पार्ट लेते हैं, और सेकंड पार्ट आपके सामने है। सेम वही क्वेश्चन है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम इज लेस देन 7। अब योग कितना होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। 7 से योग कम कौन कौन से हो सकते हैं, 6 5 4 3 और 2। 1 नहीं होगा क्योंकि दोनों पासों का सम मिनिमम कितना होगा, 2, और मैक्सिमम होगा 12। तो आइए चार्ट अपने आप देखें, चार्ट आपके सामने है। तो लेस देन 7 के लिए कौन कौन से केस होंगे, 6 लिया जाएगा। 6 कितने प्रकार से आ सकता है, 5 प्रकार से। तो 5 फेवरेबल इवेंट 6 के लिए हो गए, और 5 होगा क्योंकि लेस देन 7 है, 5 भी सम लिया जाएगा। और 5 कितने प्रकार से आएगा, 4 प्रकार से। उसी प्रकार 4 आएगा 3 प्रकार से, 4 आएगा 3 प्रकार से, और उसके बाद में 3 आएगा 2 प्रकार से। सम इज लेस देन 7। तो 7 लेस देन 7 में 6 का केस, 5 का केस, 4 का केस, 3 का केस और 2 का केस। और 2 आएगा 1 टाइम, 3 आएगा 2 टाइम, और ये सारे आपके कहलाएंगे फेवरेबल इवेंट। सैंपल पॉइंट के रेफरेंस में 5 4 9 3 12 2 14 1 15 15 सैंपल पॉइंट। तो हम कह सकते हैं सैंपल पॉइंट आपके कितने हो गए, 15। और 2 डाइस के केस में सर तो आप लोग जानते ही हैं सैंपल स्पेस क्या होते हैं, 6 की पावर 2। तो सैंपल स्पेस हो गया आपका 36, 6 की पावर 2 36। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सैंपल पॉइंट अपॉन
सैंपल स्पेस देयरफॉर 15/36, इट मींस जब 3 से काटोगे 5/12 आएगा, 5/12, ओके, 5/12। और इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा पार्ट बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 dice are thrown simultaneously, find the probability of getting a sum is divisible by 5, divisible by 5, मतलब उनका योग 5 से क्या हो, डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो। तो फेवरेबल कंडीशन हमारी हो गई 5 हो गई। फेवरेबल कंडीशन क्या हो गई सर, 5 हो गई। तो अब 5 से कौन कौन से सम डिविजिबल हो सकते हैं, एक तो 5 होगा, एक कौन सा होगा, 5 होगा, और एक हो सकता है 10 भी 5 से डिविजिबल होगा। सम 2 डाइस के केस में जो सम आएंगे वो सम आपके 5 से डिविजिबल होने चाहिए। एक तो 5 होगा, एक तो 10 होगा और एक 15 होगा। नो, 15 नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम सम कितना होगा, 12। मैक्सिमम सम कितना होगा, 12। तो 12 के अंदर ही हम बात करेंगे। 2 डाइस के केस में उसके अपर फेस पर जो सम होगा मिनिमम 2 और मैक्सिमम 12, और वो जो कौन कौन से सम होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे, एक केस आएगा 5 सम और दूसरा आएगा सम 10 हो। तो आइए जरा देखते हैं, चार्ट आपके सामने है। चूंकि एक 5 होगा और एक 10 होगा। 5 कितनी प्रकार से आएगा, 4 प्रकार से, और 10 कितनी प्रकार से आएगा, 3 प्रकार से, 3 कह लो। तो आइए जरा जल्दी से देखते हैं। डिविजिबल बाय 5, एक 5 होगा और एक 10। 5 आएगा 4 प्रकार से, ये सैंपल पॉइंट हो गए, और 10 आएगा 3 प्रकार से, ये भी आपके सैंपल पॉइंट, ये फेवरेबल पॉइंट इवेंट्स हैं और यही आपके सैंपल पॉइंट कहलाते हैं। तो सैंपल पॉइंट आपके टोटल कितने हो गए, 7। और सर सैंपल स्पेस आप लोग जानते ही हैं कितने होंगे 2 डाइस के केस में। 2 डाइस के केस में आप कहेंगे और जो सैंपल स्पेस होते हैं वो 36। 2 डाइस के केस में सैंपल स्पेस कितने होंगे, 36। सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस आपके सामने है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस, और सैंपल पॉइंट है 7 और सैंपल स्पेस है 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 7/36। समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपके साथ में डिस्कस करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, उसी में कंडीशन को थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। वही है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जो उनके ऊपर के अंकों का योग डिविजिबल बाय 4, अंकों के जो ऊपर के अंक हैं उनका योग 4 से विभाज्य हो, 4 से डिविजिबल हो, नॉट बाय 3, लेकिन 3 से डिविजिबल ना हो। अंकों का योग 4 से डिविजिबल हो लेकिन 3 से डिविजिबल ना हो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चार्ट आपके सामने, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले हम लोग ये देख लें कि ऐसे कौन कौन से सम होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। एक तो होगा 4, एक होगा 8, और एक होगा 12, और एक होगा 16। क्या 16 लिया जाएगा, नो, क्योंकि मैक्सिमम सम कितना होता है 12, तो 16 को कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन एक और कंडीशन लगी हुई है, 4 से 4 से तो डिविजिबल हो बट नॉट बाय 3, लेकिन 3 से डिविजिबल ना हो। 4 से तो हो लेकिन 3 से ना हो, तो सर हम 4 से, जो 12 तो है 4 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से भी डिविजिबल है, लेकिन कंडीशन कह रही है 4 से तो हो लेकिन 3 से ना हो, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी दोनों जो सम है 4 और 8, 4 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। 8 जो है 4 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, ये भी सही है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेकिन जो 12 था 4 से तो डिविजिबल है लेकिन इसके साथ साथ 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए इस कंडीशन को, इस इवेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास सम अब कौन कौन से आ गए, 4 और 8। 4 कितने प्रकार से आ रहा है, 4 कितने प्रकार से आ रहा है, 3 प्रकार से, और 8 कितने प्रकार से आ रहा है, 5 प्रकार से। तो 3 और 5 ये मिला करके हमारे सैंपल पॉइंट होंगे, फेवरेबल इवेंट होंगे। फेवरेबल इवेंट सैंपल पॉइंट कितने हो गए, 3 + 5 = 8। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं।
तो हम देख रहे हैं 4, हम लोग बताया था कि एक 4 होगा। 4 कितने प्रकार से आएगा? 3 प्रकार से। और साथ ही साथ 8 आया था, 8 कितने प्रकार से आएगा? 5 प्रकार से। तो 3 और 5 मिला के हो गए 8, और यही हमारे क्या कहलाते हैं? सैंपल पॉइंट कहलाते हैं, फेवरेबल। और सैंपल स्पेस टू डाइस के केस में आपको मालूम ही है कितने होते हैं सर? 36। अब सैंपल पॉइंट आपके पास है, सैंपल स्पेस भी आपके पास है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। और सैंपल पॉइंट है 8 और सैंपल स्पेस है 36। 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 2/9। 2/9। बात समझ में आ गई? तो ये आज जो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया आपके साथ में, क्वाइंस और डाइस। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कार्ड्स और मार्बल। मार्बल का मतलब बॉल्स। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग कार्ड के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ के आइए। घर पे भी कार्ड्स होंगे, नहीं है तो थोड़ा सा समझ लीजिए कहीं किसी माध्यम से। तो आगे का जो लेक्चर है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज मिस मत करिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। प्लीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसमें इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो प्लीज कीप प्रैक्टिस एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।